26 नवंबर 2008 की रात मुंबई में जो हुआ उसे भारत के इतिहास के सबसे खतरनाक आतंकी हमलों में गिना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, किसने इस पूरे ऑपरेशन की नींव रखी और कैसे कुछ लोगों ने बैठकर ऐसा प्लान बनाया जिससे पूरा देश को हिला दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1971 से। पाकिस्तान के एक मिलिट्री कॉलेज में दो लड़के पढ़ते थे। एक का नाम था तहव्वुर हुसैन राना और दूसरा था दाऊद सैयद गिलानी। दोनों अच्छे दोस्त थे और समय के साथ अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। तहव्वुर राना आगे चलकर पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर बना, फिर कनाडा चला गया और वहां अपनी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ दाऊद सैयद गिलानी की कहानी थोड़ी अलग थी। उसके पिता पाकिस्तान के पावरफुल लोगों में गिने जाते थे, जबकि उसकी मां अमेरिकी थी। यही वजह थी कि उसका रूप रंग आम पाकिस्तानी से काफी अलग था। गोरा रंग, विदेशी लुक और अमेरिकी बैकग्राउंड। कुछ साल पाकिस्तान में रहने के बाद वह भी अमेरिका चला गया। वहां उसकी जिंदगी सामान्य नहीं रही। ड्रग्स और गैर कानूनी गतिविधि के कारण उसे कई बार परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन साल 2001 में उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई हाफिज सईद और लश्कर ए तैयबा के लोगों से। लश्कर की नज़र में दाऊद गिलानी एक बेहतर उपयोगी व्यक्ति था। उसकी पहचान, उसका अमेरिकी कनेक्शन और उसका विदेशी रूप उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था। 2002 से लेकर 2003 तक उसे कई बार पाकिस्तान बुलाया गया। वहां उसे अलग अलग चरणों में ट्रेनिंग दी गई। पहले बेसिक ट्रेनिंग, फिर एडवांस ट्रेनिंग और धीरे धीरे उसे संगठन के भरोसेमंद लोगों में शामिल कर लिया गया। जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई तब उसे सीधे लड़ाई में नहीं भेजा गया, बल्कि उससे कहा गया तुम्हारा काम कुछ और है। उसे अमेरिका वापस भेजा गया और निर्देश दिया गया कि वह अपना नाम बदल ले। दाऊद सैयद गिलानी ने अपनी मां का सरनेम अपनाया और अब वह बन गया डेविड कोलमैन हेडली, एक ऐसा नाम जो सुनते ही किसी को अमेरिकी नागरिक का एहसास हो। यहीं से शुरू हुआ मुंबई के सबसे खतरनाक अध्याय। डेविड हेडली अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसा ऑपरेटिव बन चुका था जिसे भारत के अंदर जाकर जानकारी इकट्ठा करनी थी। उधर पाकिस्तान में एक और तैयारी चल रही थी। लश्कर ए तैयबा अलग अलग शहरों से युवा लड़कों को ढूंढ रही थी। ऐसे लड़के जो गरीब हो, ज़्यादा पढ़े लिखे न हो, जिसकी शादी न हुई हो और जिसके पीछे ज़्यादा पारिवारिक जिम्मेदारी न हो। इन्हीं में से एक था अजमल कसाब, जिसका पूरा नाम है अजमल अमीर कसाब। पंजाब पाकिस्तान के फरीदाकोट इलाके का रहने वाला एक 21 साल का युवक। घर छोड़ने के बाद वह छोटी मोटी आपराधिक गतिविधि में शामिल हो चुका था। इसी दौरान उसका संपर्क लश्कर के लोगों से हुआ और धीरे धीरे वह उनकी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन गया। लेकिन कसाब अकेला नहीं था। कुल 32 युवकों को चुनकर एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। पहले चरण में धार्मिक और मानसिक प्रशिक्षण दिया गया। दूसरे चरण में पहाड़ों के बीच कठिन शारीरिक प्रशिक्षण हुआ। उन्हें हथियार चलाना, विस्फोटक संभालना, मैप पढ़ना, सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करना, फास्ट एड देना और लंबे समय तक बिना आराम के काम करना सिखाया गया। इसके बाद शुरू हुआ सबसे कठिन चरण। घंटों तक पहाड़ों में मार्च, लगातार फायरिंग अभ्यास और बेहद कठिन परिस्थिति में सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी गई। कई लोग बीच में ही भाग गए, कई लोग ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए, लेकिन आखिर में कुछ चुनिंदे लोग बच गए और इन्हीं में से 10 लोग को अंतिम मिशन के लिए चुना गया। इन 10 लोग को दो के 5 ग्रुप में बांटा गया। हर ग्रुप का अलग लक्ष्य था और हर किसी को पता था कि एक दिन उन्हें किसी बड़े मिशन पर भेजा जाएगा, लेकिन अभी उन्हें ये नहीं बताया गया था कि वह मिशन आखिर है क्या। उधर डेविड हेडली अपना काम शुरू कर चुका था। अमेरिकी नागरिक होने की वजह से उसे भारत आने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। 2006 में वह पहली बार मुंबई पहुंचा, लेकिन वह यहाँ घूमने नहीं आया था। उसका असली काम था रेकी। उसने मुंबई के कई महत्वपूर्ण स्थानों की वीडियो रिकॉर्ड की। ताज होटल, ओबेराय होटल, लियोपोल्ड कैफे, नरीम हाउस, CST रेलवे स्टेशन, समुद्री रास्ते, लैंडिंग पॉइंट, सड़कें, एंट्री और एग्जिट रूट। वह हर छोटी से छोटी जानकारी रिकॉर्ड कर रहा था और ये सारी जानकारी पाकिस्तान भेज दी जाती थी। लेकिन ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। 2006 के बाद वह कई बार भारत आया। हर बार नई जानकारी लेकर लौटा। कभी होटल की रिकॉर्ड, कभी समुद्री रास्ते की, कभी सुरक्षा व्यवस्था की और धीरे धीरे मुंबई का एक पूरा नक्शा तैयार किया जाने लगा।
इतना ही नहीं, उसने भारत के कई प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाने की भी कोशिश की ताकि उसके ऊपर किसी को शक न हो। उधर पाकिस्तान में बैठे लोग भेजी हुई तस्वीरों, वीडियो और जीपीएस लोकेशन का इस्तेमाल करके हमले की योजना तैयार कर रहे थे। कंप्यूटर पर नक्शे बनाए गए, 3D मॉडल तैयार किए गए, हर लक्ष्य को विस्तार से समझाया गया, कौन कहाँ जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, किस समय हमला करना है, सब कुछ पहले से तय किया जा चुका था। फिर आया सितंबर 2008। 10 आतंकी को बताया गया कि हमला जल्द होने वाला है। पहली तारीख तय हुई 27 सितंबर 2008, लेकिन ठीक उसी समय भारतीय एजेंसियों को कुछ महत्वपूर्ण इनपुट मिले। कई जगहों पर छापेमारी शुरू हो गई, मुंबई और दिल्ली हाई अलर्ट पर आ गए और इसी वजह से आखिरी समय पर यह ऑपरेशन रोक दिया गया। आतंकियों को वापस इंतजार करने के लिए कहा गया। उन्हें नहीं पता था कि अगली तारीख क्या होगी, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि मिशन रद्द नहीं हुआ है, सिर्फ टाला गया। और फिर लगभग 2 महीने बाद एक नई तारीख सामने आई, 26 नवंबर 2008। यही वो दिन था जब मुंबई की किस्मत बदलने वाली थी। लेकिन सितंबर 2008 का प्लान रद्द होने का मतलब ये नहीं था कि ऑपरेशन खत्म हो गया था। असल में पाकिस्तान में बैठे लोग सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहे थे। 27 सितंबर की तारीख निकल चुकी थी। 10 आतंकी वापस उसी सुरक्षित ठिकानों पर रखे गए थे जहां उन्हें पहले से तैयार किया जा रहा था। किसी को घर जाने की इजाज़त नहीं थी, किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया था कि हमला जरूर होगा। और फिर 21 नवंबर 2008 को आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। जकी उर रहमान लखवी उनके सामने आया और उसने घोषणा की कि अब नई तारीख तय हो चुकी है, 26 नवंबर 2008। यही वो दिन होगा जब मिशन को अंजाम दिया जाएगा। इतना सुनते ही सभी 10 आतंकी उत्साहित हो गए। सालों की ट्रेनिंग, महीनों की तैयारी और लगातार किए गए ब्रेन वॉश का यही अंतिम पड़ाव था। अगली सुबह यानी 22 नवंबर 2008 को इन्हें समुद्र किनारे ले जाया गया। यहाँ इनकी आखिरी ब्रीफिंग हुई। इनको भारतीय कपड़े दिए गए, हाथों में कलावा पहनाया गया, फर्जी भारतीय पहचान पत्र दिए गए, भारतीय मोबाइल सिम दिए गए। उन्हें सिर्फ भारत पहुँचने के बाद चालू करना था। साथ ही नगद पैसे, ड्राई फ्रूट, जीपीएस डिवाइस, सैटेलाइट फोन और हथियार से जुड़ा जरूरी सामान भी दिया गया। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी वो आखिरी निर्देश जो उन्हें दिए गए। उन्हें कहा गया कि मुंबई पहुंचने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बनाना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे हमला करना है और विदेशी नागरिक अगर दिखे तो उन्हें सबसे पहले टारगेट करना है। अब सब कुछ तैयार था। 22 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे ये 10 आतंकी एक छोटे नाव में सवार हुए और अरब सागर की तरफ चल पड़े। करीब 1.5 घंटे बाद उन्हें एक बड़े जहाज पर शिफ्ट कर दिया गया। इस जहाज का नाम था अल हुसैनी। अब अगले कई घंटों यही जहाज उनके बेस बनने वाला था। समुद्र के बीच बैठे ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे। किसी को अंदाज नहीं था कि कुछ ही दिन बाद दुनिया की नज़र मुंबई पर टिकने वाली है। दूसरी तरफ भारत में सब कुछ सामान दिख रहा था। लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। मुंबई हमेशा की तरह भाग रही थी, लेकिन समुद्र के रास्ते एक ऐसा खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। 23 नवंबर की दोपहर के समय आतंकियों को दूर समुद्र में एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव दिखाई दी। इस नाव का नाम था कुबेर। आतंकियों ने मदद मांगने का नाटक किया। जैसे ही कुबेर के मछुआरे उसकी तरफ आए, आतंकियों ने पूरी नाव पर कब्जा कर लिया। नाव में मौजूद 4 लोगों में से 3 की हत्या कर दी गई। सिर्फ कप्तान को जिंदा रखा गया ताकि वह उन्हें भारतीय समुद्री क्षेत्र में सही दिशा दिखा सके। अल हुसैनी की जरूरत खत्म हो चुकी थी। आतंकी कुबेर पर सवार होकर भारत की तरफ बढ़ रहे थे। यहीं से ऑपरेशन का सबसे खतरनाक चरण शुरू होता है। समुद्र में आगे बढ़ते हुए वे लगातार जीपीएस और नक्शे की मदद ले रहे थे। उसके पास हर जरूरी जानकारी मौजूद थी। मुंबई के तट पर कहां उतरना है, किस रास्ते से जाना है और कौन सा लक्ष्य किस टीम को मिला है, सब कुछ पहले से तय था। और इस सारी जानकारी के पीछे सबसे बड़ा हाथ था डेविड हेडली का। पिछले 2 सालों में उसने मुंबई की जो तस्वीर, वीडियो और लोकेशन भेजी थी वही अब आतंकियों का रोड मैप बन चुकी थी। असल में मुंबई पर हमला अचानक नहीं होने वाला था। उसकी तैयारी कई वर्षों से चल रही थी। ताज होटल, ओबेरॉय होटल, नरीम हाउस, लियोपोल्ड कैफे और सीएसटी स्टेशन जैसी जगहों की उसने विस्तार से रेकी की थी। उसने सिर्फ इमारतों की तस्वीर नहीं ली थी, बल्कि एंट्री गेट, एग्जिट रूट, आसपास की सड़कें, पुलिस की मौजूदगी और समुद्र से पहुंचने के रास्ते तक का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया गया था।
इतना ही नहीं, उसने मुंबई के कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश की ताकि उसके ऊपर किसी को शक न हो। उधर पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटर्स उसकी भेजी हुई जानकारी को बड़े स्क्रीन पर दिखाकर आतंकियों को समझा रहे थे। कौन सी टीम कहां जाएगी, किसे किस होटल में घुसना है, किसे रेलवे स्टेशन पर हमला करना है और किसे बंधक बनाना है। हर आदमी अपना रोल अदा कर चुका था। अब सिर्फ मुंबई पहुंचना बाकी था। समुद्र में सफर जारी था और धीरे धीरे 26 नवंबर 2008 की तारीख करीब आ रही थी। समुद्र में कई दिनों का सफर तय करने के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसके लिए ये पूरा ऑपरेशन तैयार किया गया था। 26 नवंबर 2008 दोपहर के बाद का समय था। कुबेर नाव पर सवार आतंकी लगातार मुंबई की तरफ बढ़ रहे थे। अब उन्हें दूर से ही ऊंची इमारतें दिखाई देने लगी थी। इसका मतलब था कि उनका लक्ष्य अब ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन एक समस्या अभी भी उनके साथ मौजूद थी। वो कुबेर के कप्तान, वही व्यक्ति जिसे उन्होंने रास्ता दिखाने के लिए जिंदा रखा था। आतंकियों को डर था कि मुंबई के करीब पहुंचते ही अगर उसने किसी तरह शोर मचा दिया या भागने की कोशिश की तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता था। इसलिए मुंबई पहुंचने से कुछ समय पहले उसकी भी हत्या कर दी गई। इसके बाद कुबेर को छोड़ दिए गए और आतंकी अपनी स्पीड बोट में सवार हो गए। अब उनके हाथ में जीपीएस था, नक्शे थे और डेविड हेडली द्वारा भेजी गई हर जरूरी जानकारी मौजूद थी। रात करीब 9 बजे ये लोग मुंबई के कोलावा इलाके के पास बधवारा पार्क के करीब पहुंचे। यही वो जगह थी जिसे काफी सोच समझकर चुना गया था। एक तरफ समुद्र से उतरना आसान था, दूसरी तरफ पास में मछुआरों की बस्ती थी, इसलिए कुछ अनजान लोगों का वहां दिखाई देना ज्यादा असामान्य नहीं लगता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब उनके लक्ष्य इस जगह से ज्यादा दूर नहीं थे। ताज होटल, लियोपोल्ड कैफे, सीएसटी स्टेशन और बाकी स्थान कुछ ही किलोमीटर के दायरे में थे। जैसे ही स्पीड बोट किनारे पहुंची, आतंकी ने अपना सामान उठाया और उतरना शुरू कर दिया। उसी समय वहां मौजूद कुछ स्थानीय लोगों ने इन्हें देखा भी। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि वे कौन है और कहां से आए हैं, लेकिन आतंकियों ने जल्द से जवाब देकर बात खत्म कर दी और आगे बढ़ गए। बाद में इस व्यक्ति ने पुलिस को जानकारी देने की भी कोशिश की, लेकिन उस समय किसी को अंदाज नहीं था कि कुछ मिनट बाद क्या होने वाला है। अब 10 आतंकी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके थे। उन्हें पहले ही 2-2 लोगों की 5 टीमों में बांटा गया था। हर टीम का लक्ष्य अलग था। एक टीम को सीएसटी रेलवे स्टेशन जाना था, दूसरी को लियोपोल्ड कैफे, तीसरे को ताज होटल, चौथे को नरीम हाउस और 5वीं को ओबराय होटल। योजना यह थी कि सभी जगह लगभग एक ही समय पर हमला शुरू होगा ताकि सुरक्षा एजेंसी भ्रमित हो जाए और किसी एक जगह पर पूरा ध्यान न दे सके। 8 आतंकी किनारे उतरकर सड़क की तरफ बढ़ गए, लेकिन 2 आतंकी अभी भी बोट में ही बैठे रहे। कारण यह था कि उनका लक्ष्य ओबराय होटल था और समुद्री रास्ते से वहां पहुंचना उसके लिए ज़्यादा आसान और तेज था। उधर बाकी 8 लोग अलग अलग दिशाओं में निकल चुके थे। कुछ ने टैक्सी ली, कुछ पैदल आगे बढ़े, लेकिन रास्ते में एक और खतरनाक काम किया। कई आतंकी ने जिन टैक्सी का इस्तेमाल किया उनमें टाइम वाले बम भी लगा दिए ताकि बाद में शहर के दूसरे हिस्सों में भी धमाके हो सके और अफरा तफरी और बढ़ जाए। अब मुंबई की सड़कों पर सब कुछ सामान दिखाई दे रहा था। लोग अपने काम से लौट रहे थे, रेस्तरां भरे हुए थे, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही जारी थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में एक साथ गोलियों की आवाज गूंजने वाली है। इसी बीच कसाब और उसका साथी इस्माइल अपनी टैक्सी में बैठकर सीएसटी स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। यही वो जगह थी जहां सबसे पहले बड़ी संख्या में लोगों का निशाना बनाया जाना था। दूसरी तरफ लियोपोल्ड कैफे जाने वाली टीम भी अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुकी थी। ताज होटल की तरफ बढ़ रहे आतंकी भी लगभग पहुंच चुके थे। हर टीम को लगातार याद था कि उन्हें क्या करना है। उनके पास हथियार थे, गोला बारूद था, ग्रेनेड थे और सबसे बड़ी बात यही यकीन दिलाया गया था कि वे एक मिशन पर गए हैं। मुंबई को अभी भी कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अगले कुछ मिनटों में शहर की तस्वीर हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और सबसे पहले निशाने पर आने वाला था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यानी सीएसटी स्टेशन।
रात के करीब 9:30 बज चुके थे। कसाब और इस्माइल अपनी टैक्सी से उतरकर सीएसटी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े थे। उन्होंने अपने आसपास नजर दौड़ाई और कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप रहे। असल में उन्होंने जो वीडियो और तस्वीर पहले देखी थी उनमें स्टेशन पर काफी ज्यादा भीड़ दिखाई गई थी, लेकिन उस समय रात होने की वजह से भीड़ उनकी उम्मीद से कम थी। फिर भी उन्होंने अपना प्लान बदलने का फैसला नहीं किया। दोनों स्टेशन के अंदर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने खुद को पूरी तरह तैयार किया। हथियार चेक किए गए, ग्रेनेड तैयार किए गए और फिर कुछ ही पलों में गोलियों की आवाज़ पूरे स्टेशन में गूंज उठी। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद कोई पटाखा फटा है या कोई तकनीकी समस्या हुई है, लेकिन जब लोगों ने अपने सामने यात्रियों को गिरते देखा तब समझ आया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। स्टेशन के अंदर भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए प्लेटफॉर्म छोड़कर भागने लगे। कुछ लोगों बेंचों के पीछे छिप गए, कुछ ट्रेन के नीचे छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन कसाब और इस्माइल लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। एक गोलीबारी कर रहा था जबकि दूसरा ग्रेनेड फेंक रहा था। कुछ मिनट के अंदर पूरा स्टेशन दहशत में बदल चुका था। इसी दौरान रेलवे कर्मचारियों और कुछ पुलिसकर्मियों ने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। अनाउंसमेंट सिस्टम पर यात्रियों को स्टेशन खाली करने की चेतावनी दी जाने लगी। यही वजह थी कि कई लोगों की जान बच सकी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही समय में दर्जनों लोग मारे जा चुके थे और बड़े संख्या में घायल हो चुके थे। करीब 1 घंटे तक आतंक मचाने के बाद कसाब और इस्माइल स्टेशन के बाहर निकल गए। अब उनका लक्ष्य था शहर के दूसरे हिस्से तक पहुंचना। उन्होंने सड़क पर टैक्सी खोजने की कोशिश की, फिर कुछ गाड़ियां खोलने की कोशिश की, लेकिन हालात तेजी से बदल रहे थे। पुलिस को अब समझ आने लगा था कि शहर में कुछ बड़ा हो रहा है। इसी बीच पुलिस की टीमें उनके पीछे पहुंचने लगी। स्थिति को देखते हुए दोनों आतंकी सड़क छोड़कर पास मौजूद कामा अस्पताल की तरफ बढ़ गए। शुरुआत में उन्हें यह भी नहीं पता था कि यह अस्पताल है, लेकिन अंदर घुसने के बाद जब उन्हें महिलाओं और बच्चों की आवाज़ सुनाई दी तब उन्हें एहसास हुआ कि ये एक मेडिकल परिसर में आ चुके हैं। अब समस्या यह थी कि उनके जगह में मूल प्लान का हिस्सा नहीं था। उनके पास अस्पताल का कोई नक्शा नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी और अंदर मौजूद लोगों ने भी तेजी से प्रतिक्रिया दी। कई दरवाजे बंद कर दिए गए, लाइटें बंद कर दी गई, लोग अलग अलग कमरे में छिप गए, जिस वजह से आतंकियों को अपने लक्ष्य आसानी से नहीं मिले। करीब 1 घंटे तक वे अस्पताल परिसर में इधर उधर घूमते रहे, लेकिन उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली जैसी सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मिली थी। दूसरी तरफ पुलिस कंट्रोल रूम लगातार अलग अलग जगहों से आ रही सूचनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। शुरुआती घटनाओं में कई अधिकारियों को लगा कि यह किसी गैंगवार या सीमित हमले का मामला हो सकता है, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि शहर के कई हिस्सों में एक साथ हमला हो रहा है। इसी दौरान मुंबई एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, अशोक कामते और विजय सालस्कर भी घटना स्थल की तरफ बढ़ चुके थे। उन्हें सूचना मिली थी कि सीएसटी पर हमला करने वाले 2 आतंकी कामा अस्पताल के आसपास देखे गए हैं। अब शहर के सबसे अनुभवी पुलिस अधिकारी उन आतंकियों का पीछा कर रहे थे। उधर कसाब और इस्माइल भी लगातार भागने की कोशिश कर रहे थे। कसाब और इस्माइल के अपने हैंडलर से मिले निर्देश याद थे। उन्हें आगे बढ़ना था, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना था और जितना संभव हो सके सुरक्षा बलों को उलझाए रखना था। मुंबई की सड़कों पर अब सायरन गूंज रहे थे, पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थी, अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। लेकिन इसी समय शहर के दूसरे हिस्से में मौजूद बाकी आतंकी भी अपने अपने लक्ष्य पर हमला शुरू कर चुके थे। ताज होटल में गोलियां चल रही थी, लियोपोल्ड कैफे पर हमला हो चुका था, नरीम हाउस में लोग बंधक बनाए जा रहे थे और मुंबई धीरे धीरे एक युद्ध क्षेत्र में बदल जा रही थी। कामा अस्पताल के आसपास हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे थे। मुंबई पुलिस को अब यह समझ आ चुका था कि शहर में जो कुछ हो रहा है वह कोई सामान्य आतंकी हमला नहीं। अलग अलग जगहों से लगातार गोलियों और विस्फोटकों की खबरें आ रही थी। इसी बीच एटीसी प्रमुख हेमंत करकरे, अशोक कामते और विजय सालस्कर आतंकियों की तलाश में निकल चुके थे।
उन्हें सूचना मिली थी कि CST रेलवे स्टेशन से आगे 2 हमलावर कामा अस्पताल के आसपास मौजूद हैं। इन अधिकारियों ने अपनी टीम के साथ इलाके की घेराबंदी शुरू की, लेकिन अंधेरा, सीमित जानकारी और लगातार बदलती स्थिति के कारण आतंकियों की सही लोकेशन पता लगाना बेहद मुश्किल हो रहा था। उधर कसाब और इस्माइल भी लगातार अपनी जगह बदल रहे थे। कुछ देर बाद दोनों का सामना पुलिस टीम से हुआ। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान हेमंत करकरे, अशोक कामते और विजय सालास्कर गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में इन तीनों अधिकारियों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मुंबई पुलिस को एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन रुका नहीं। दूसरी तरफ शहर के बाकी हिस्सों में हालात और भी भयावह होते जा रहे थे। लियोपोल्ड कैफे में हमला हो चुका था। कुछ ही मिनटों में वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी फैल गई। विदेशी पर्यटक, स्थानीय नागरिक और कर्मचारी अचानक हुए हमले की चपेट में आ गए। इसके बाद हमलावर वहां से निकलकर अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गए। उधर ताज होटल की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही थी। होटल के अंदर मौजूद आतंकियों ने कई मंजिलों पर कब्जा जमा लिया था। गोलियों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। कुछ जगहों पर आग भी लग चुकी थी। होटल में मौजूद सैकड़ों मेहमान और कर्मचारी अलग अलग कमरों में फंसे हुए थे। कई लोग अपने परिवार को फोन कर रहे थे। कई लोग खिड़की से बाहर मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहर मौजूद सुरक्षा बलों को अभी तक यह पूरी तरह समझ नहीं आया था कि होटल के अंदर कितने आतंकी हैं और वे किस मंजिल पर मौजूद हैं। इसी तरह ओबराय होटल में भी बंधक संकट शुरू हो चुका था। वहीं नदीम हाउस में मौजूद लोगों को भी आतंकी ने अपने कब्जे में ले लिया था। मुंबई अब कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रही थी। पुलिस, स्थानीय सुरक्षा बल और प्रशासन अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह मामला सामान्य पुलिस कार्रवाई से कहीं बड़ा साबित हो रहा था। उधर कसाब और इस्माइल का भागना जारी था, लेकिन कुछ घंटों बाद पुलिस ने उसका पीछा करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। आगे चलकर यही पीछा एक ऐसी घटना में बदलने वाला था जो पूरे जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनी, क्योंकि पहली बार किसी हमलावर को जिंदा पकड़ने की संभावना बन रही थी। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि आने वाले घंटों में क्या होने वाला है। मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा और दहशत दोनों मौजूद थे। टीवी चैनल लगातार लाइव प्रसारण कर रहे थे। पूरे देश की नजरें मुंबई पर टिक चुकी थी और तभी भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। स्थिति के देखते हुए कि सबसे विशेष आतंकवाद रोधी इकाई के सक्रिय किया गया। दिल्ली में मौजूद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को मुंबई भेजने की तैयारी शुरू की गई। लेकिन सवाल यह था, क्या NSG समय रहते मुंबई पहुंच पाएगी? क्या होटल में फंसे लोगों को बचाया जा सकेगा? और क्या है भारत इन आतंकियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ पाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हम लौटेंगे इस कहानी के अगले पार्ट 2 में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे थे सुधीर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।